चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु थाई वजूथु डिक्लेयर तमिलनाडु स्टेट सॉन्ग। तमिल थाई वजूथु है जिसको स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है। इसमें बताया गया है, ये मैंडेटरी कर दिया है सबको, आपको खड़े होना है जब भी ये सॉन्ग बजेगा। द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे डिक्लेयर द तमिलनाडु थाई वजूथु। ठीक है, इसको पेंड किया है, मतलब लिखा है मनोन मनियम सुंदरनार, द स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु। एवरीवन एक्सेप्ट डिफरेंटली एबल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसका मतलब ये है कि सबको खड़े होना है, केवल प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो विकलांग लोग हैं वो लोग बस उनको छूट दी गई है खड़े होने से। तो उठना है जब भी ये जो सॉन्ग है वो गाया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफिस में और पब्लिक फंक्शन में। ये अनाउंसमेंट आया है केम डेज आफ्टर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ऑफ द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि तमिल थाई वजूथु वाज ए प्रेयर सॉन्ग। ये क्या था? ये एक प्रेयर सॉन्ग था एंड नॉट एन एंथेम। यहाँ पर एंथेम आया है, मतलब कि होता है बाउल गान या फिर झंडा गान। एंड देयर वाज ए नो स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिक्वायरिंग अटेंडीज टू स्टैंड अप व्हेन इट वाज बीइंग संग। तो ये कोई एंथेम नहीं था, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जब ये बजेगा गाया जाएगा तो आपको खड़े होने की ज़रूरत है। According to an official release, the song should compulsory be sung at the beginning of event organized by all educational institution। जब भी देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, एमंग अदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, द सॉन्ग शुड बी संग इन 55 सेकेंड इन मुल्लाई पानी रागम, मतलब मोहना रागम में गाया जाएगा। एट पब्लिक फंक्शन, द प्लेइंग ऑफ द सॉन्ग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर रिकॉर्डिंग इज टू बी अवॉइडेड एंड ट्रेंड सिंगर शुड सिंग इट। बताया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट से या फिर रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसका गान नहीं होना चाहिए, इसको आपको अवॉइड करना है और केवल वे लोग ही गाएंगे जो कि ट्रेंड हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है फ्यूचर अमेजन विवाद से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों अमेजन और फ्यूचर कंपनी के बीच में जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया सीसीआई ने। इसके अलावा अमेजन पर कुछ जुर्माना भी लगाया। तो दोनों के बीच में आखिर विवाद है क्या? फ्यूचर और अमेजन के बीच में। फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल के पास बिग बाज़ार जैसा एक बड़ा रिटेल ब्रांड है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्री ने देश के रिटेल बाज़ार में एंट्री करने के लिए 29 अगस्त 2020 को 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर समूह के साथ एक सौदा करा था। इससे रिलायंस को बिग बाज़ार के साथ साथ फ्यूचर ग्रुप के अन्य रिटेल, गोदाम, लॉजिस्टिक और थोक कारोबार का मालिकाना हक मिल जाता। लेकिन इस सौदे में अमेजन के साथ एक पेंच फंसा हुआ है। तो क्या होता है, फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी और कंपनी फ्यूचर कूपन्स की हिस्सेदारी है। इस फ्यूचर कूपन्स में 2019 में अमेजन ने 49% हिस्सेदारी खरीदी। साथ ही उसे यह अधिकार भी मिल गया है कि अब भविष्य में फ्यूचर ग्रुप जब भी कंपनी की हिस्सेदारी बेचना चाहेगा तो अमेजन के पास उसे खरीदने का पहला अधिकार रहेगा। इस मामले में अमेजन सिंगापुर की मध्यस्थ अदालत से अपने पक्ष में फैसला कराने में सफल रही थी, जिसने इस डील पर रोक लगा दी है। अब देखो, कानूनी विवाद चल रहा है। अमेजन यदि जीत जाता है तो करंट में रिलायंस के फ्यूचर में जो खरीदी वो करना चाह रहा है वो कर नहीं पाएगा। वर्तमान समय में रिलायंस बहुत तेज़ी से इंडियन मार्केट में अपना विस्तार कर रहा है। अभी कंपनी के देश भर में 13,000 से ज़्यादा आउटलेट हैं। इसके साथ ही वो ई कॉमर्स का विस्तार भी तेज़ी से कर रही है। इस मार्केट में दूसरे स्थान पर फ्यूचर ग्रुप है जिसके देश भर में 1500 से ज़्यादा स्टोर हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है कर्नाटका से है, एंटी कन्वर्जन बिल से रिलेटेड है ये।
एक फेडरेशन है जो कि एंटी कन्वर्जन बिल का विरोध कर रहा है। विल एक्सप्लोर लीगल ऑप्शन इफ कर्नाटका पुशेस अहेड विथ लॉ। क्रिश्चियन फोरम का ऐसा कहना है, लीगल ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे यदि कर्नाटका ये बिल को लेकर के आगे बढ़ता है तो। द फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस विच हेल्ड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड एंटी कन्वर्जन बिल एड बेलगावी ऑन फ्राइडे, इनका कहना है कमिटी वुड एक्सप्लोर लीगल ऑप्शंस इफ द कर्नाटका गवर्नमेंट पुश्ड ahead विद द लॉ। हैरी डिसूजा एक कमेटी लीडर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इशू ऑफ कन्वर्जन्स एंड सी वेदर द प्रॉब्लम इज indeed prevalent in the state before arriving at such law with distinct clauses। सबसे पहले उसका अध्ययन होना चाहिए कि क्या ये बिल लाने से धर्मों में जो परिवर्तन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, या फिर केवल शादी विवाह में ही प्रॉब्लम होने वाली है। डज द गवर्नमेंट हैव विलेज, तालुक और डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑन द क्वांटम ऑफ कन्वर्जन, कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा है। डज द गवर्नमेंट हैव रीजन्स टू बिलीव दैट दीज कन्वर्जन आर बीइंग डन फोर्सफुली, क्या आपको लगता है ऐसा कि कोई हिंदू व्यक्ति ईसाई यदि बना है तो वो फोर्सफुली बना है। दीज क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड, ये क्वेश्चन के आंसर की ज़रूरत है। बिशप डेरेक फर्नांडिस को ये डर है कि contemplated law was aimed at targeting helpless Christians। ये कुल मिलाकर के जो क्रिश्चियंस है ना, हैप्लेस क्रिश्चियन मतलब कि बदकिस्मती जो क्रिश्चियन है ना, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है। ही पॉइंटेड आउट टू द राइजिंग नंबर ऑफ अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज एंड रीजन दैट दीज वर बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड to create environment to bring such laws। उनका कहना है कि ये जो एंटी कन्वर्सन लॉ है वो कोई ज़रूरी नहीं है। आगे कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जो बीजेपी की सरकार है कर्नाटका में, वो ट्राई करना चाहती है, डाइवर्ट करना चाहती अटेंशन को ऑफ पीपल फ्रॉम रियल इशू बाय ब्रिंगिंग इन इमोटिव वंस लाइक लव जिहाद एंटी कन्वर्जन टू इम्प्लीमेंट इट्स hidden agenda। The leader of opposition said his party would not allow the anti-conversion bill to be passed। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो लड़कियों की एज शादी की 18 से 21 करने को लेकर के। IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहा है, क्या उसका कहना है, और अलग अलग संगठन अलग अलग लोगों का क्या कहना है, इसको हम देखेंगे कि आखिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। IUML का कहना ऐसा है कि हमारे जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनको सरकार ख़त्म करना चाहती है। पहला ये बात वो कहते हैं। दूसरी बात उनका ऐसा कहना है, देखो, देयर इज़ एवरी रीज़न टू बिलीव दैट इट इज़ आल्सो एन अटेम्प्ट टू इनक्रोच ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉ। IUML लीडर हैं, राज्यसभा MP हैं अब्दुल वहाब, उनका ऐसा कहना है। ओवैसी ने ट्विटर पर पोस्ट डाली, दिस इज टिपिकल पैटर्नलिज्म। इसका मतलब होता है पितृत्ववाद, मतलब कि जो आज़ादी रहती है ना, पर्सनल लिबर्टी रहती है, उसको छीनने का काम करना। दैट वी हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बस हम यही सरकार से आशा कर सकते हैं। 18 साल का आदमी, चाहे वो लड़की हो, कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर सकते हैं, एंड इलेक्ट MPs एंड MLAs बट नॉट मैरी। आखिर रीज़न क्या है? समाजवादी पार्टी के हैं सफीकुर रहमान बराक, उनका कहना है ही वुड आल्सो अपोज द मूव। इंडिया इज़ पुअर कंट्री एंड एवरीबडी वांट टू मैरी ऑफ देयर डॉटर एट एन अर्ली एज। इंडिया गरीब देश है, इसलिए लोग जल्दी से अपनी लड़की की शादी कर देना चाहते हैं।
The move also received flack from the left parties with CPM's Women's Wing, the All India Democratic Women's Association, calling it a divisionary tactic, मतलब कि बांटने वाली टैक्टिक है, एंड एन इनफेक्टिव वे टू ब्रिंग वुमेन एम्पावरमेंट, इससे महिला एम्पावरमेंट नहीं होने वाली। This moves this move to raise the marriageable age is clearly a divisionary tactic है from a government which refuses to allocate adequate resources toward nutritional program like ICDS। सरकार जो है जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है उधर पर फंड नहीं एलोकेट कर रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में। उसकी बजाय सरकार क्या काम कर दे रही है, एज को बढ़ा दो कह रही। इफ एज हैज़ बीन नोटेड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन रिमेन्स लो फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। ऐसा कर देने से जो न्यूट्रिशियल का स्तर है वो तो बढ़ने वाला नहीं है जन्म से लेकर ही। गेटिंग मैरिड एट 21 एंड हैविंग ए चाइल्ड आफ्टर दैट कैन नॉट इम्प्रूव द कंडीशन। बच्चा होने के बाद भी कोई कंडीशन में सुधार नहीं होने वाला है। Former chief of Samta Party, Jayalalitha, who headed a task force on whose recommendation the government has based its decision, उनका कहना है her report emphasizes that raising the age of marriage should be accompanied by improving access to education, providing vocational training and employment opportunities। सरकार को इधर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है हेबीज कॉर्पस से रिलेटेड है। बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जो रिट है ना वो 52 ठो पेंडिंग में है। ए टोटल ऑफ 52 पिटीशन रिलेटिंग टू हेबीज कॉर्पस मैटर आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एज ऑन दिसंबर 13। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्फॉर्म द लोकसभा ऑन फ्राइडे। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था। हेबीज कॉर्पस के बारे में यहाँ पर बताया जाता है एक प्रकार से रिट होता है जिसका यूज़ किया जाता है चैलेंज करने के लिए अनलॉफुल डिटेंशन। यदि किसी को गलत तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए पर्सन एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, और ये क्या काम करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन द नंबर ऑफ हेबीज कॉर्पस pleas pending in the Supreme Court and High Court till date, the minister shared the number of pending cases according to the Supreme Court subject category code 1300 that relate to habeas corpus matters in the Supreme Court। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड यदि हम देखें तो 2020 में 53 ऐसी पिटीशन पेंडिंग है और 2019 में 40 और 2018 में 43। To another question on the whether the government proposed to fix any time limit for ensuring speedy justice in increasing cases of crimes against women, तो रिजिजू का कहना है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस इन कोर्ट्स इज within the domain of judiciary. No time frame has been prescribed by the respective court. महिलाओं के हिंसा के खिलाफ जो केसेस पेंडिंग हैं उसको लेकर के क्या सरकार टाइम पीरियड निर्धारित करेगी, तो सरकार ने इस बात से मना कर दिया है। वो सब कोर्ट ही जो है प्रिस्क्राइब कर पाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है ढाका से। कोविंद ने इनॉग्रेट किया है कालीबारी टेम्पल ढाका में। इट इज़ सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बॉन्डिंग एमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया दोनों के रिश्ते कितने मजबूत हैं लोगों के बीच में, वो इस बात से पता लगता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड ए फेमस हिंदू टेम्पल इन ढाका दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस इन 1971। ये मंदिर न्यूज़ में रहा था क्योंकि 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान की फोर्स ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही डिक्लेयर दैट the revived shrine represent the spiritual and cultural bond between India and Bangladesh. Addressing the Indian community in Dhaka after inaugurating the new Ramana Kalibari,
तो मिस्टर कोविंद का कहना है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज मार्क्ड बाय शेयर्ड लैंग्वेज, कल्चर एंड किनशिप। यहाँ पर किनशिप वर्ड आया है, मतलब डिसिप्लिन। आगे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। ओरिजिनल रामना कालीबाड़ी वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मेडिवल एरा एंड वाज फेमस फॉर इट्स टाल स्ट्रक्चर। बहुत बड़े स्ट्रक्चर के लिए फेमस था। 1929 में द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्वायर्ड एन एडिशनल बिल्डिंग। 1929 में इसने एक और बिल्डिंग को, एडिशनल बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया था फॉर द डिवोटी ऑफ द फेमस सेंट आनंद माई हु लेटर बिकम प्राइम मिनिस्टर Indira Gandhi's spiritual advisor. The inauguration coincided with the 15th anniversary of the victory of Bangladesh and India in the Liberation War. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं FCRA के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, NGO को, यदि वो विदेश से चंदा लेना चाहते हैं। ठीक है, हर 5 साल में इनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है 2020 में सरकार ने कुछ संशोधन किए थे इसमें। इसको 1976 में इंट्रोड्यूस करा गया था, 2010 में संशोधन हुआ, फिर 2020 में संशोधन हुआ। तो 2020 में जो हुआ था संशोधन, वो काफ़ी कहना चाहिए NGO को रोकता है कि वो काम अच्छे से ना कर पाए। एक प्रकार से उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ही ये नया संशोधन इसमें किया गया था। इसमें कहा जाता था कि पहले आप 50% तक अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्च में इस फंड का यूज़ कर सकते हैं। अब सरकार ने 20% कर दी है। दूसरी बात ये है, पहले आपका कहीं भी अकाउंट हो चल जाता था, अब लेकिन आपको दिल्ली में ही SBI में ही मेन ब्रांच में अकाउंट होना ज़रूरी, वहीं आप पैसे का लेन देन करिए। ऐसे बहुत सारे प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दिया है FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ ए वडोदरा बेस्ड NGO है दैट वाज एक्यूज्ड बाय द गुजरात पुलिस ऑफ इलीगली कन्वर्टिंग मेंबर ऑफ हिंदू कम्युनिटी। इसके अलावा फंडिंग द anti-CAA प्रोटेस्ट और फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी टू स्ट्रेंथ इस्लाम। ये जो NGO है ये हिंदू कम्युनिटी को कन्वर्ट कर रहा था, anti-CAA प्रोटेस्ट के लिए पैसा दे रहा था, क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए सरकार ने मना कर दिया है कि हम इसका रजिस्ट्रेशन अब रद्द कर देंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 NGO क्रिश्चियन NGO है। न्यू होप फाउंडेशन है एक, जो कि तमिलनाडु में बेस्ड है। इसके अलावा होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज, ये है कर्नाटका बेस्ड, इनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। तो जो FCRA रहता है, registration of AFMI charitable trust was cancelled by MHA for violating the provisions of the act। FCRA मैंडेटरी है, अनिवार्य है फॉर एसोसिएशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO टू रिसीव फॉरेन फंड्स। नवंबर के महीने में क्या होता है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ वडोदरा पुलिस, इसने फाइल करा था एक चार्जशीट अगेंस्ट सलाहुद्दीन शेख, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट for illegally misusing foreign fund and diverting the money through hawala route for illegal activities such as providing legal aid to those arrested during the riot in Delhi February 2020। Recently MHA had put 10 Australian, American and European donor on its watch list। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भूटान से। मोदी टू गेट भूटान टॉप सिविलियन अवार्ड। भूटान ऑन फ्राइडे कन्फर्ड करना मतलब होता है ग्रांट करना, सम्मानित करना या फिर प्रदान करना। द ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइलोपो, इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस वॉज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 114वें नंबर का नेशनल डे ऑफ भूटान। Overjoyed the hear His Majesty pronounce Your Excellency Modi Ji's name for the highest civilian decoration order of the drug गाइल्पो। ऐसा ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान लोटे त्शरिंग की तरफ से। फिर आगे मोदी ने क्या कहा, ये बात बताई जाती है। आगे बताया जाता है भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री दैट
मिस्टर मोदी विजिटेड अपॉन टेकिंग चार्ज एज प्राइम मिनिस्टर ऑन मई 26, 2014। भूटान की सबसे पहले यात्रा करा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो कुछ डाटा बताया गया है। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर ऑफ 3 सर्विसेज सी 15 एक्सीडेंट्स इन लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में 15 एक्सीडेंट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। IAF करेंटली हैज़ अराउंड 131 Mi-17V5 चॉपर्स इन द सर्विस। Mi-17 भी हमारे पास कितने हैं टोटल? 131 हैं। 2 इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर हैव क्रैश लैंडेड सिंस अगस्त लास्ट एंड देयर वर 15 एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग हेलीकॉप्टर ऑफ द 3 सर्विस इन द लास्ट 5 ईयर। ऐसा कहना है गवर्नमेंट का इन रिटर्न रिप्लाई इन पार्लियामेंट। तो ऑफ द 15 देयर वर 3 एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द M17V5। 15 में से 3 में क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ M17V5 हेलीकॉप्टर में, इंक्लूडिंग है द चॉपर दैट क्रैश्ड लास्ट वीक इन तमिलनाडु किलिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत एंड हिज वाइफ एंड 12 अदर। 7 accidents each were of the army and the IAF and 1 involving Navy। तो जो एक्सीडेंट हुए हैं अलग अलग उनको डिवाइड करा गया है कि नेवी में कितने, आर्मी में कितने और इंडियन एयरफोर्स में कितने। 2008 से आप देखोगे ना, इंडिया हैज़ परचेस्ड 150 मतलब 151 Mi-17V5 in several batches for the IAF, Home Ministry and VVIP transport. These were inducted between 2011 and 2016 and the IAF currently has around 131 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर हमारी सर्विस में अभी तक इतने हैं। कब कब हमने खरीदे हैं? 2011 और 2016। क्रैश इनटू डैम। ऑन द क्रैश ऑफ द आर्मीज रुद्र वीपनाइज्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ALH कहा जाता है इसको, इन द रंजीत सागर डैम in which both the pilot were killed। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट का कहना है रिटर्न रिप्लाई में लोकसभा में। बताया जा रहा है देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ओवर वाटर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप पानी के ऊपर हवाई जहाज मत उड़ाओ। हाउएवर लो फ्लाइंग ओवर वाटर नीड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। हाँ, लेकिन यदि आप थोड़ा पानी के ज़्यादा ही करीब से उड़ा रहे हो तब वहाँ स्पेसिफिक ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्रैश। अब बताया जा रहा है कुछ कुछ लोग जिनकी डेथ हुई है लॉस्ट देयर लाइव्स इन द क्रैश ऑन अगस्त 3, 2021 टू ए क्वेश्चन इफ पायलट वर नॉट गिवन स्पेस लाइट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू फ्लाई ओवर वाटर। तो मिस्टर भट्ट का कहना देखो, the training had been structured to meet the operational requirement. However, operations over large expanse of water are restricted and generally a fraction of the total overall flying। एक छोटी सी न्यूज़ आई है 14% राइज इन प्रिजन पॉपुलेशन इन 2 years। एक एनालाइज है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रिजन्स इन 24 स्टेट for which data was available by the Commonwealth Human Rights Initiative has found that prison population increased by 14% from 31 दिसंबर 2019 से 12 नवंबर। इसके बीच में 14% भीड़ भाड़ हो गई है जेल में कैदियों की संख्या में।